बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, सबसे पहले अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो लाहौर जो है वो दुनिया में सबसे नंबर 1 है, 571 पे। ओ माय गॉड, इट इज़ वेरी डेंजरस। ये बहुत नुकसानदेह। नाज़रीन, मैं आपको बार बार अपने शो पे बता रही होती हूँ और रोज़ ही ये ख़बर देनी पड़ती है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो हमारा, हम टॉप पे हैं और डेली जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसका जो रेशो है वो ऊपर जा रहा है, कम नहीं हो रहा। अब देखिए, 100 से ऊपर अगर होता है ना एयर क्वालिटी इंडेक्स तो वो बहुत नुकसानदेह होता है, ओके। और अगर 150 से ऊपर चले जाए ना तो फिर ये ख़तरनाक की कैटेगरी में चला जाता है। आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा लें कि फिर ये कितनी डेंजरस है हमारे लिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बट एनीवे, अल्लाह ताला से बेहतरी की दुआएं मांगनी चाहिए और अपना ख़ास ख्याल रखें। मास्क जो है ज़रूर पहने बाहर निकले तो। और नाज़रीन, अगर आप पाकिस्तान के दूसरे शहर देखें तो फिर वहाँ पर कराची जो है ना, वहाँ पे 165 है और दुनिया में जो है वो चौथे नंबर पे कराची को काउंट किया जा रहा है। तो अभी कराची तो खैर काफ़ी कम है, वैसे तो कम नहीं है, मगर कराची लाहौर की निस्बतन बहुत कम है। आप अगर सुबह उठते हैं तो आपको क्लियर जो है ना वो धुआं नज़र आता है, आंखों के आगे धुंधलापन नज़र आता है। वो इस वजह से क्योंकि स्मोक चढ़ी हुई है और बहुत हैवी तरीके से चढ़ी हुई, फैली हुई है और बहुत ख़तरनाक है ये। मैं बार बार आपको बताती हूँ कि स्मोक बहुत ख़तरनाक है और ये गले के इन्फेक्शंस और गले की सांस की तकलीफ़ें, ये सब इस वजह से। रोज़ अपने घर पे जाएँ तो एक बार स्टीम ज़रूर लें और सुबह उठ के जब आप अपने घर से निकलें, भले आपने फजर के टाइम पे वज़ू किया है मगर घर से निकलते वक्त दोबारा एक बार वज़ू कर लें, क्योंकि वज़ू से आपका नाक, हलक सब कुछ जो है ना वो साफ़ हो जाता है और आपका फिर जो डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। तो फिर जब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जब ज़्यादा होता है तो फिर आप ज़रा डस्ट से भी बचें तो आप थोड़ी सी बेहतरी आपके लिए अच्छी हो सकती है। तो इसके बाद हम इंटरेस्टिंग कुछ ख़बर भी है, वो भी मैं आपको सुना देती हूँ। नाज़रीन, इंडिया में एक शख्स ने अपनी बीवी के ऊपर एक अनोखा सा इल्ज़ाम आयद कर दिया। उनका कहना ये है कि उनकी बीवी जो है वो रात को स्नेक बन जाती हैं, सांप बन जाती हैं और वो रात को इच्छाधारी नागिन बन के कई मरतबा इनको डसने की कोशिश भी कर चुकी हैं। ये उस शख्स ने अपनी बीवी के बारे में बताया। फिर उसने फाइनली मजिस्ट्रेट को जाकर ये शिकायत दर्ज कराई कि मेरी बीवी जो है रात को इच्छाधारी नागिन बन जाती है और वहाँ पे जितना अमला था वो सुनकर बहुत परेशान हुए। तो उन्होंने उसको बताया सबूत के तौर पे कि एक बार एक रात वो मुझे डस भी चुकी है। आय हाय, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के साथ पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। इंसान के रूप में सांप मिल रहे हैं, बीवियां जो है इच्छाधारी ब्याह के लेके आ रहे हैं लोग। अभी इच्छाधारी नागिन तो डस लेगी इसको, अगर इसने उसको कुछ किया तो आंखों में तो उसकी तस्वीर रह जाएगी, फिर वो उसके पूरे ख़ानदान की तस्वीरें खींच के आंखों में ना एक एक से बदला लेगी। ये तो आपने सुना ही है, सांप 100 साल का हो जाए तो फिर अपनी जो है ना असल हालत में आ जाता है। लेट्स सी वो किस तरीके से डसती है। ओह माय गॉड, बड़ा जोक है। चलिए जी, अब क्योंकि आपको पता है सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों के कुछ हकीमी खाने होते हैं, कुछ हिकमत के कुछ ऐसे ग़िज़ाएँ होती हैं, कुछ ऐसे शरबत होते हैं जो हम पी नहीं रहे। और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, आपको पता है इम्यूनिटी बढ़ाना हमारे लिए इस टाइम पे भी बहुत ज़रूरी है। जब आपका ये स्मोक का सिस्टम बहुत हैवी हो ना, तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। वैसे तो जिस्म में आपको कोई भी अल्लाह ना करे कोई बीमारी हो जाए तो सबसे पहले आपकी जो इम्यूनिटी है ना वो उसके साथ फाइट करती है। अगर आपकी बॉडी में वो इम्यूनिटी सिस्टम नहीं है स्ट्रॉन्ग तो आपकी कोई भी बीमारी जो है वो आप पे हावी हो जाती है, आप उसको फिर ट्रीट नहीं कर सकते। तो मेरे पास हकीम फ़रहान साहब मौजूद हैं, तो फ़रहान हनीफ़ साहब, उनसे हम आज ये सारे मशरूबात के बारे में पूछेंगे। मगर मैं आपको एक और बात ये बता दूं कि जो गर्मियों के मशरूबात हैं ना उनको बंद करना भी ज़रूरी है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। एक ब्रेकिंग न्यूज़, उसके बाद हम आपको मिलते हैं। ओके, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, हकीम फ़रहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फ़रहान हनीफ़ साहब। उनसे आज हम पूछेंगे सर्दियों के कावे, सर्दियों के मशरूबात और सर्दियों की कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हमें खानी चाहिए। क्योंकि देखिए, हमें तो ये पता है ना कि पंजीरी शुरू कर दें, हम सूजी शुरू कर दें, हरीरा पीना शुरू कर दें, सब ताकत वाली चीज़ें, मगर किस इंसान को छूट करती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप पूछेंगे और किस इलाज के लिए कारआमद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी फ़रहान साहब, आज हम सर्दियों के मशरूबात, सर्दियों की चीज़ें, सर्दियों के
जो इम्पोर्टेंट कुछ हर्ब्स हैं जो हम इस्तेमाल करने चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या शुरू करेंगे, अब कहाँ से? सबसे पहली बात तो अल्लाह के नाम से ही, रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। दूसरा ये कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो इतना पसंद करते हैं और इतनी ज़्यादा कॉल्स और मैसेज करते हैं, बाज़-औक़ात मैसेज का जवाब जल्दी नहीं दिया जाता, उनसे माज़रत भी, खुशी भी होती है, इतने लोग पसंद करते हैं। तो सबका शुक्रिया, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद आजकल जो मौसम अब चेंज हुआ है, अगर अभी भी हम अपनी ग़िज़ा को चेंज ना करें, अपने लिबास को चेंज ना करें, अपने स्टाइल को चेंज ना करेंगे, तो फिर नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, जिस्म में दर्द, पट्ठों में खिंचाव और सर्दियों में फालज, लकवा, राशा, ये क्यों ज़्यादा होता है? बुनियादी वजह हमारी गलती। जैसे हम कभी ट्रैवल करते हैं, आप तो ट्रैवल अक्सर मुल्क से बाहर करती हैं, तो जब ट्रैवल करते हैं तो जाते ही इन्वायरमेंट में बंदे का एडजस्ट होना मुश्किल होता है, तो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाता, तो उस वक्त क्या होता है कि उसको जाते ही नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, या जैसे लोग उम्रे पे, हज पे जाते हैं तो जाते ही नज़ला, ज़ुकाम, बुखार होता है। अब क्या होता है कि इन्वायरमेंट चेंज होता है, अब उस इन्वायरमेंट में थोड़ा सा उनके साथ आप उसी तरह ही रह सकती हैं वहाँ की चीज़ें खा के। तो इसी तरह हमारे जब मौसम चेंज होता है, जब भी गर्मी से सर्दी आती है, होता क्या है कि लोग वही लिबास जो गर्मियों में पहन रहे होते हैं, ठंडा पानी भी चल रहा होता है, कोल्ड ड्रिंक भी चल रही होती है, चावल का इस्तेमाल भी उसी तरह ही चल रहा होता है, फिर लिबास भी वो गर्म नहीं पहनना शुरू करते, फिर एसी, पंखा। अब जैसे जैसे मौसम चेंज हो, हमें अपने लिबास को सबसे पहले गर्म लिबास शुरू कर लें। आजकल जो सबसे ज़्यादा पेशेंट आ रहा है वो पट्ठों के खिंचाव का, ये मेरा ड्राइनेस। अब ड्राइनेस क्यों हो रही है, खुश्की क्यों हो रही है? आपकी एसी वाली बात भी सही है ना, लोग एसी भी बंद नहीं कर रहे हैं अभी, हाँ एसी जी, पे चल रहा है, हल्की, वो क्यों बोलते हैं हल्की आंच पे चलाना, मगर चल रहा है। अब एसी चल रहा है, उससे पट्ठों में अकड़ाव पैदा होगा, आपके अंदर कमज़ोरी पैदा होगी। इसी तरह ड्राइनेस का मरीज़, खुश्की का, कॉन्स्टिपेशन का, गैस का, वजह क्या बनी? हमने अपने आप को चेंज नहीं किया। एक तो पानी पहले पी रहे थे 10-12 गिलास 15, अब किसी से पूछें पहले आते ही पानी कितना पी रहे हैं जी, सोच के बताएंगे पूरे दिन में 1 या 1.5 गिलास या 2 गिलास। तो ये सर्दी में प्यास भी तो नहीं लगती? लेकिन सर्दी में देखें ना क्या वजह क्यों सर्दी में आती है, अल्लाह ने निज़ाम कैसा बनाया है? सर्दी में मौसमी क्यों आ जाता है, सर्दी में एप्पल क्यों ज़्यादा? सारे ये ऐसे फूड हैं जिनमें वाटर ज़्यादा, पानी ज़्यादा है, पानी का अब क्या वजह जितने भी हैं वो सर्दियों में पी जाते हैं। आप लेमन ग्रास पी लें, ठीक है, आप उसका सब्ज़ इलायची सौंफ का कहवा पी लें, आप पेशावरी कहवा पी लें, जिसे हम सब्ज़ कहवा कहते हैं, किसी भी फॉर्म में आप कोई ना कोई कहवा पीते रहें। नहीं तो बेहतरीन है कि नीम गर्म पानी जो है उसमें शहद मिला के अगर पिया जाए तो पट्ठों को ताकत भी देता है। जो लोग कांप रहे होते हैं ना सर्दी से, बंदा ठंड से आए, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, जिस्म कांप रहा है, इतना ज़बरदस्त हमारे बाउजदाद ने हमें कुलिया दिया कि शहद में, हाँ, शहद के उसमें गर्म पानी करें, शहद के 1 चम्मच मिलाएं, फ़ौरन पी लें, यकीन करें जिसमें सर्दी जो है वो कम हो जाएगी फौरी तौर पे। हाँ, ये देखिए मैं भी पी रही हूँ इत्तेफाक से। मैं तो खैर इसलिए पी रही हूँ, रेशे की वजह से मुझे खांसी बहुत है, बहुत ज़्यादा खांसी है, उसका बड़ा एक सुकून इलाज है, ये पी लो थोड़ी देर के लिए, तो ये फौरी रिजल्ट देता है ना। गले की टकोर जिसे हम कहते हैं, टकोर भी हो जाती है, इम्यून सिस्टम के लिए बड़ा कमाल का है। तो ये पट्ठों की ताकत के लिए शहद का इसमें, शहद के बारे में फी शिफाउल लिन्नास। अच्छा, साबुत लौंगे डाली हुई है मैंने इसमें, बेहतरीन है। अब लौंग क्या काम करती है? लौंग आपको इस मौसम में सर्दी से भी बचाता है, पट्ठों को ताकत देता है, मस्कुलर पेन के लिए कमाल का रिजल्ट है। अगर इस मौसम में ऐसा पेशेंट जिसको नमूनिया हो गया, हाँ, नमूनिया सर्दी लग गई, जिसको कहते हैं ठंड लग गई है, उससे आप लौंग और दारचीनी इसका कहवा बना के या इसका पाउडर बना के, इसमें 12 सिंगा मिल जाता है पाउडर पंसार स्टोर से, वो थोड़ा सा मिला के आप शहद में मिला के दें, यकीन करें आप देते जाएंगे विदिन 3 मिनट या 5 मिनट सर्दी नमूनिया बिल्कुल सुकून हो जाएगा। और अगर इसे 2-3 खुराकें दे दें, अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन ही सर्दी खत्म, नमूनिया खत्म। अक्सर ये बच्चों के लिए हमारी माएँ घरों में 12 सिंगा का पाउडर रखती थी, शहद ख़त्म नहीं होने देती थी, लौंग, दारचीनी और जायफल, जावित्री इनको पीस के रखा होता था कि चुटकी मिलाई शहद में चिटा दी। ये इतना प्यारा नुस्खा है कि आप किचन से इलाज कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, वो एक शाहिद की कॉल है, शामिल करेंगे। खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत खालिद साहब, सब खैरियत से? आवाज़ इधर है हमारे पास। मैं साहब से ये मशवरा करना चाहता हूँ। जी पूछिए। तो ये अपना जो है ना, मेरी उम्र है 68 ईयर। अच्छा, 68 साल उम्र है मेरी। अच्छा,
और मैं जो है ना, मेरे ये अक्सर जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में, बाजों के ये कोट जो है, या ये बैक साइड जो है में। अच्छा। तो कभी कभी ऐसे होता है कि बुखार भी हो जाता है। मैं कल ही शेख जायद हॉस्पिटल रेंजर खान से टेस्ट करवा के आया हूँ कि मुझे कोई ऐसा हो ना हो कि कोई मसला हो ऐसा। अल्लाह तो अल्लाह के फजल से बाकी तो सब ठीक है, क्लियर है। डॉक्टर्स ने ये कहा है कि आपको खून की कमी है और कमजोरी की वजह से, और दूसरा ये एक चेस्ट पे जो है ना ये बलगम का दबाव है। हाँ तो इसके बारे में मैं हकीम साहब से जी आपको अभी जवाब मिलता है। ऑलराइट फरहान साहब। अच्छा, जब एज 70 साल के करीब हो, जोड़ों में दर्द भी हो, बलगम रेशा भी हो, ठीक है, तो उसमें सबसे पहली बात ये समझनी चाहिए कि एक तो जब एज बढ़ती है ना, 40-45 साल से अबव जाती है, तो जो हमारे जॉइंट है ना, इनके अंदर ड्राइनेस होना शुरू होती है, जैसे हम यूरिक एसिड भी कहते हैं। होता है क्या, जो ग्रीस होती है, फ्लूइड होता है, वो ऐसा ऐसा खुश्क होना शुरू हो जाता है। अब जब वो खुश्क होता है तो ये आपस में टकराते हैं जॉइंट, ठीक है, तो इससे वजह से आवाज़ें आती हैं। आवाज़ें आती हैं। अब ऐसा पेशेंट जब पेन किलर खाता है तो वो गुर्दों को डैमेज करती है। अब वो होता है कि आप जब दर्द नहीं ना रुकती और तेज़ पेन किलर खाते। इसमें मेरी एक तो गुजारिश है कि जितने भी ऐसे पेशेंट हैं, पेन किलर का इस्तेमाल यहाँ पे ना करें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट, मेरे पास भी क्रिएटिनाइन और यूरिया का आ रहा है, डायलिसिस का आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह बहुत ज़्यादा अद्वियात का इस्तेमाल जो है ना, ये बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। नहीं दर्द हटी और ज़्यादा तेज़ पेन किलर ले ली, तो पेन किलर नहीं लेनी, इससे स्टमक भी आपका इम्यून सिस्टम भी ख़राब होगा। 2-3 चीज़ें बताता हूँ मैं। एक तो जो इस पेशेंट को बलगम रेशा है, उसके लिए बड़ा कमाल का नुस्खा है। एक तो अदरक, इसका पानी निकाल लें, उतना ही शहद मिला लें, और इसको आप ये आपका ना वो तैयार होगी दवाई, ये रख लें। अब रोज़ाना 1 कप गर्म पानी लें, उसमें 1 चम्मच इसका बड़ा वाला भर के डालें, गरम गरम सिप लेके पी जाएं। ये बलगम रेशे के लिए, सांस वाले मरीज जो आजकल फंसे हुए हैं, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो सांस वाली जो उनकी तंगी सांस की बढ़ जाती है, बलगम रेशा बढ़ जाता है, बड़ा कमाल का नुस्खा है। अच्छा। इसको आप सुबह शाम ये करें। उसके बाद इंजीर ले लें, अच्छी वाली, वो धुली वाली खटास वाली ना हो। इंजीर लेके शहद में डिप करके तो वो अगर चबाया करें तो उससे बलगम रेशा भी साफ़ होगा, इम्यून सिस्टम भी ज़बरदस्त होगा, और दर्द भी है उसमें भी अफाका होगा, जो दर्द है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसे पेशेंट को मैं अक्सर ऑयल बताता होता हूँ कि ऑयल की मालिश ज़रूर करें, और उसमें ऑयल बड़ा कमाल का है। उसमें मछली का तेल ले लें 50 ग्राम, और रोगने जैतून ले लें 50 ग्राम, तिलों का तेल ले लें 50 ग्राम, रोगने तारपीन ले लें 20 ग्राम। तारपीन कौन सा, ये तारा मेरी वाला? नहीं, ये और होता है, ये जो ट्रांसफार्मर में डाला जाता है ना, ट्रांसफार्मर जो होते हैं, इसके अंदर जो ऑयल होता है ना, उसको तारपीन का ऑयल कहा जाता है। अच्छा। ये ले लें 20 ग्राम। अब ये सारे ऑयल लेके ना इसको मिक्स कर दें, इसमें लौंग का तेल 10 ग्राम डाल लें। अब ये आपका ऑयल तैयार हो गया। अब ऐसे पेशेंट जिनके जॉइंट में पेन है, पट्ठों में खिंचाव है, कमर में दर्द है, मोरों में दर्द है, ठीक है, चोट लग गई है, इस ऑयल की मालिश करके बिल्कुल नरम हाथ से, अक्सर का जब मालिश करते हैं ना दर्दों में, तो जोर जोर से, कभी भी जहाँ पे आराम ही तब आता है। नहीं, इसमें होता है, इसमें होता है, वो आराम नहीं आता, ज़हनी सुकून मिलता है। हाँ। बाकी आराम आता है कि आप उसे आहिस्ता हाथ से ना जज़ब करें। अच्छा। अब जब जज़ब हो जाएगा, उसके बाद ऊपर जो पट्टी करनी है वो भी नरम हाथ से, बिल्कुल लूज। अक्सर क्या करते हैं, बड़े ज़ोर से पट्टी कर लेते हैं, उससे जो आपकी वेन्स होती हैं वो दब जाती हैं, पेन बढ़ जाती है। अच्छा। आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पट्टी करनी है, पट्टी कर लें, बस आपका मामला हल हो गया। और इसके लिए बड़ा सादा सी चीज़ एक बताने लगा जी। एक कॉल भी है नौरीन की। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ खोलिएगा यहाँ पे जी। नौरीन क्या कहेंगी, कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या पूछना चाहेंगी हकीम साहब से? मुझे ये पूछना था कि इससे आवाज़ चली बार आवाज़ चली गई इधर। एक सेकंड नौरीन। हेलो। यस अब बोलिएगा। हेलो जी। तो ये मैं कहती हूँ एक ऐसा कहवा हो जो तमाम पेन को कवर करता हो, अगर ऐसा बता दो, बजाय इसके कि किसी और दर्द के लिए एक किस्म का बनाए, दूसरी किस्म का, तो अगर एक कहवा बता दो बड़ी मेहरबानी होगी। और दूसरा मुझे इनसे ये क्वेश्चन करना था कि इन्होंने एक दफ़ा काला पत्थर का बताया था मेहंदी मिक्स करके हेयर डाई बनाने का, तो वो कोई नुकसानदेह तो नहीं? कोई किसने बताया था काले पत्थर का? हकीम साहब ने बताया था। आपने बताया था? काले पत्थर काला पत्थर को मेहंदी में ठीक है,
ओके, डन हो गया। हेलो। ठीक है नौरीन, आपको ब्रेक के बाद ना इसका हम नुस्खा बताते हैं, मगर ब्रेक से पहले एक नुस्खा मैं भी बताती हूँ। दर्द का सबसे अच्छा जो इलाज मुझ पे असर किया सारे दर्दों का, किसी भी, मैं तो कहती हूँ आप सर्जरी कराकर भी अगर कहीं आ जाए ना, किसी का कोई ऑपरेशन हो किसी भी किस्म का, और वो घर आता है और उसके बाद दालचीनी का पानी जो है वो पीता है, या फिर दालचीनी का पाउडर चाय में डाल के पीता है, उसको फ़ौरन रिलीफ आराम आती है दर्द में। एक ही मेरी तरफ से नुस्खा था, बाकी जो है ना आजमुदा नुस्खा मैंने बताया, बाकी फरहान साहब बताएंगे ब्रेक के बाद। दर्द वाला था। जी जी जी, वेलकम बैक। और हम आपको बताएंगे, पहले जो पूछ रही थी मेरी बहन ब्रेक से पहले एक कॉल पे, नौरीन ने पूछा था कि कोई दर्द, हाँ दर्द का कोई एक कावा बता दें जो सब चीज़ों के लिए काम करे। अच्छा, उसमें ना बाज़-औक़ात मिजाज जो है चेंज होता है इंसान का, तो एक ही चीज़ हर किसी पे काम नहीं करती। हाँ। लेकिन हमने ना कुछ चीज़ें बनाई होती हैं जो हर किसी के ऊपर काम कर जाती हैं। ऐसा ज़बरदस्त किस्म का कहवा है कि वो तकरीबन हर जगह पे काम करेगा। उसमें ना एक तो दारचीनी, ये गोल वाली, इसका बड़ा आला, ये जैसे आपने अभी बताया था, इसका वाकई इसमें कोई शक नहीं, बहुत आला रिजल्ट है। और इसमें थोड़ा सा अदरक अगर मिला लिया जाए, ये सूंड, ठीक है, उसके बाद इसमें थोड़ी सी सौंफ मिला ली जाए। मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये हमने जब कावे में उबालना होता है तो सादी ऐसी सूंड की ये डली डाल सकते हैं? हाँ, थोड़ी सी तोड़ के डालते हैं, अगर थोड़ा सा कूट लें तो ज़्यादा अच्छा है। दोनों तरह ही ठीक है, ठीक है। और ये डालेंगे, ये 3 चीज़ें हैं। अब इसके अंदर ना आप शहद मिला लें, शहद मिला के तो ये कहवा इस्तेमाल किया जाए तो बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट के लिए आप इलायची डाल सकते हैं, ठीक है। ये दारचीनी, उसके बाद सब्ज़ इलायची, उसके बाद सौंफ, और उसके बाद ये सूंड, ठीक है। और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कहवा तैयार हो जाएगा। तो और इलायची से वो तासीर ठंडी तो नहीं होगी? नहीं, उसमें चूंकि दारचीनी है, सूंड है, इलायची सिर्फ टेस्ट के लिए डाली है। ये बड़ा बेहतरीन है, लेकिन अगर सिर्फ पेन के लिए करना हो तो ये काफ़ी है। लौंग और दारचीनी, इसका कहवा दोनों का ही पी लिया जाए तो बड़ा बेहतरीन है। वाह, ठीक है। ये ऐसा कहवा कि जो हर जगह पे चल जाएगा, जहाँ मर्जी आप बना के जब मर्जी पी सकते हैं। एक और ने वो काला पत्थर के बारे में पूछा था, आपने कोई नुस्खा बताया था, वो बता दें। काला पत्थर का रिपीट कर दें, उनको कोई मसला हो। हाँ, काला पत्थर जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा लेना है। अगर आपकी मेहंदी है 1 पाव, उसके अंदर 10 ग्राम सिर्फ काला पत्थर आएगा टोटल। उसको फाइन पाउडर कर लें, पाउडर करके उसको शामिल कर लिया जाए। उसके बाद तकरीबन 10-15 मिनट बाद से ना लगा लिया जाए तो वो बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। लेकिन ये सारी चीज़ें वक्ती तौर पे हैं, इसको आप ये मत समझें कि उसके बिल्कुल ही ब्लैक रहेंगे, वो थोड़े अरसे के लिए जैसे डाई करनी है आपने बस। ये है कि सस्ता है, ज़रा आसानी से हो जाते हैं। अच्छा, और क्या बताने लगे कोई ऐसा? जी, इसमें सर्दियों का नुस्खा, सर्दियों में 2-4 चीज़ें याद रखें। एक तो ये बेहतरीन चीज़ है, अगर आप ये शहद ले लें, ठीक है, आप अपना ले लें, मेरा क्यों? अच्छा जी, ठीक है, ठीक है जी। ये जी शहद है और ये खजूर यहाँ पे पड़ी थी। एक जब भी सर्दियाँ हैं, सर्दियों के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है। सर्दी हो तो आपके घर में शहद ख़त्म नहीं होना चाहिए। शहद के बारे में फ़ीही शिफा लिन्नास, इसमें शिफा है, ठीक है। शहद के अंदर अगर आप इंजीर 1 अदद या 2 अदद डिप करके खा लें और साथ एक ही खजूर 1 या 2 पीस, अगर सुबह के नाश्ते में आप ऐसा करें कि आप 3 अदद खजूर और 3 अदद इंजीर लें, शहद के अंदर डिप करके खा लें और साथ 1 कप गर्म दूध पी लें, तो मेरा ख्याल है आपको एक तो दोपहर तक भूख नहीं लगेगी, दूसरा इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, तीसरा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ये नहीं होगी इंशाल्लाह। पट्ठों में खिंचाव ख़त्म और आपके पट्ठे इतने मजबूत हो जाएंगे, आपके जोड़ इतने ज़बरदस्त हो जाएंगे कि आपको कोई पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। इस तरह? हाँ जी, बिल्कुल। ये देखें, शहद को गर्म करने की ये ज़रूरत नहीं है? देखें, करके भी दिखा दिया, ठीक है। तो ये बड़ा कमाल का नुस्खा है। उसके बाद अक्सर औकात ना ऐसे पेशेंट आते हैं जो कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील करती हैं। वो भाई ने पूछा था कि ब्लड कम है। अब अगर ब्लड को पूरा करना है, अपने खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो उसके लिए भी यही आप खजूर और इंजीर, अब खजूर जो है वह ताकत का ख़जाना है और खजूर के साथ आपका फौरी तौर पे ब्लड बढ़ना शुरू हो जाता है। खजूर और इंजीर इसका नाश्ता करें, लेकिन इसके साथ ये मुनक्का, अगर आप ये मुनक्का ले लेना साथ 3 से 5 अदद मुनक्का लेके ना, और कैसी बात है, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं इस मौसम के लिए अल्लाह ने बनाई हैं कि देखें खून की पैदावार भी बढ़ रही है, पट्ठों के खिंचाव का इलाज भी है, कमज़ोरी का, नकाहत का, इम्यून सिस्टम का, सबसे बढ़कर नज़ला, ज़ुकाम और खांसी और बुखार का इलाज भी है। और ये मुनक्का है, 5 अदद ये ले लें, ये रात को भिगो दें, इसको भी सुबह उस नाश्ते के साथ ले लिया जाए तो कमाल कर देता है। ऐसे लोग जिनको खांसी इतनी आती है, रात को नींद नहीं आती, ये मुनक्का ले लें और इसके 5 अदद दाने लेके ना
इसके बीज निकाल दें, 1 चम्मच शहद में रख के ये खा लें, उसके बाद कोई चीज़ ना खाएं। इसके बीज कैसे निकलेंगे? इसके बीज, ये छोटे से बीज है ना बीच में होता है, इस बीज को निकाल दें। ये लें, ये निकल गया। अच्छा, ये निकाल 2 नुस्खे हैं, एक तो इसमें आप काली मिर्च भर दें तो तब भी ज़बरदस्त, दर्द के लिए भी अफाका, और खांसी के लिए तो ये अक्सीर का दर्जा रखता है खांसी के लिए। अच्छा। ठीक है, और आप पूरी रात अच्छे तरीके से सोएं। सिर्फ एक काली मिर्च ऐसे करके बस ऐसा करके दोनों, ये 5 अदद काली मिर्च इसके अंदर डालें, 5 अदद ये ले लें, काली मिर्च डाल के शहद में रख के खा लें और चबाते जाएं, बस अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ठीक। वाह वाह। उसके बाद आजकल जो मौसम चल रहा है, जो अक्सर औकात जो दर्द ज़्यादा, यकदम दर्द आपके पट्टों में हुई है, आप सर्दी से उठ के एसी से उठ के बाहर आई हैं या बाहर से आए हैं, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, क्रोल पड़ रही है, ठीक है, बाजू का अकड़ जाता है जिस्म आपका, अकड़ाव पैदा हो जाता है, तो उसके लिए भी दार चीनी ये गोल वाली लेके, तो ये बड़ी बेहतरीन है कि इसका ना 1 इंच का टुकड़ा ले लिया जाए, 1 इंच का, तो इसका कहवा बना के पिया जाए तो फौरी तौर पे रिजल्ट है। ठीक है, फौरी तौर पे। और इस मौसम में चाय के फ़ायदे तो 1-2 हैं कि वो फौरी तौर पे थोड़ी सी थकावट को दूर करती है, लेकिन उसके नुकसानात बहुत हैं। आजकल नुस्खा मैंने बताया नहीं था नौरीन वाले टाइम पे, यही। आपको उस पे यकीन नहीं था? जी, दोबारा क्यों बताया? दोबारा मैंने कहा तस्दीक हो जाए, लड़ाई करनी है, तस्दीक हो जाए, ब्रेक, तस्दीक हो जाए। आप मुझे बताया, आपको मेरे नुस्खे पे यकीन नहीं था? वेलकम बैक। अच्छा, ये जो कमर दर्द होता है औरतों को स्पेशली, और सर्दियों में बढ़ जाता है, काम भी करना होता है, उन्होंने किचन में बच्चे भी पालने होते हैं, आपको पता है, तो औरतों के कमर दर्द के लिए स्पेशली कोई नुस्खा है सर्दियों का तो बता दें। बड़ा बेहतरीन है, बड़ा कमाल का है। जब बेटियों बहनों को अक्सर सी सेक्शन में इंजेक्शन लग जाता है, या कई लोग ना फिर L4 L5 की शिकायत करते हैं, उसके लिए बड़ा कमाल का नुस्खा है। ये सादा सी चीज़ें हैं, 2-3 घर में अक्सर पड़ी होती हैं। ये भखड़ा है, खारखस भी कहा जाता है इसे, ये ले लें 50 ग्राम, और उसके बाद ये है असगंधना गोरी, इसे ले लिए जाए 50 ग्राम, और उसके बाद ये है सूंड, ठीक है, अदरक खुश्क भी कहते हैं इसे, ठीक है, 50 ग्राम। ये इतना ज़बरदस्त नुस्खा है। आधा चम्मच छोटा वाला जो टीस्पून है, सुबह दोपहर शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद, अच्छा इसे करना क्या है, 1 घंटे बाद आपने लेना है और नीम गर्म दूध के साथ लेना है, नीम गर्म दूध के साथ, ठीक है, बेहतरीन फौरी रिजल्ट पहली खुराक से इंशाल्लाह। कमर दर्द भखड़ा आम अमूमन लोगों के घरों में तो नहीं होता, ये पंसार स्टोर से मिल जाए। आपने कहा ना आम ये पंसार स्टोर, ये अक्सर फसलों से निकाल के फेंकते हैं। ये असगंधना गोरी जो अक्सर ये तीनों पे नहीं पड़ा होता, लेकिन आजकल तो जितने नुस्खे वायरल हो गए हैं, घर में आपने कहा ना आम पड़ा होता, आम तो नहीं ये पड़ा होता। पंसार स्टोर से आप यानी कि इसका बता दें आज आप पंसार, ये बता दें आज आप बीमार हैं। आज पंसार स्टोर से आप ले ले, बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये अंडे रखे हैं आपने इसलिए किस लिए? अच्छा जी, ये अंडे इसलिए रखे हैं कि आज कल जो सर्दियों का मौसम चल रहा है, उसमें बाज़ औक़ात बंदा बाहर से सर्दी में आता है, जिस्म दर्द बहुत हो रहा है, नकाहत हो रही है, कमज़ोरी हो रही है, सर्दी लग रही है, तो उसमें बड़ा आसान सा कुलिया है जो हमारे आबाओ अजदाद करते चले आ रहे इतने सदियों से, और ये बड़ा पुराना नुस्खा है। दूध ले लें आप, ठीक है, दूध को गर्म करना रखें, जब गर्म हो जाए, उबलना शुरू हो जाए, उसके बाद अंडा अगर देसी हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो दूसरा भी आप अंडा ला सकते हैं। और ये आपने इसको पहले फेंटना है, बाहर फेंट के आपने उस दूध में डाल देना है। डाल के आपने क्या करना है, फिर आपने दूध को कप में डाल लेना है। कप में फिर आपने 1 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच अच्छा वाला देसी शहद, ठीक है, और उसके बाद चम्मच का चौथाई हिस्सा आपने हल्दी अच्छी वाली वो डाल देनी है। अब ये चीज़ें जब डाल देंगे ना, तो इंशाल्लाह इससे क्या होगा, फौरी तौर पे रिजल्ट। आप अभी पी के कप नीचे रखेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो दर्द है वो कम हो जाएगी फौरी तौर पे। और ये नुस्खा लाजमी सर्दियों में करें, इंशाल्लाह आपको जो है ना डॉक्टरों और हकीमों के पास कम जाना पड़ेगा, सेहतमंद रहेंगे इंशाल्लाह। एक और चीज़ को वो कुछ कहते हैं ना कि तेल पी लो थोड़ा सा, बिल्कुल वार्म फील करोगे। उन लोगों को जिन लोगों को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, 2-2 मोजे पहनते हैं, 2-2 कैप पहन कर सोते हैं, बिल्कुल ऐसा, उनके लिए बता दें। उनके लिए भी बड़ा आसान सा है। एक तो आजकल के मौसम में रोगने बादाम और जैतून ऑयल, इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। रोगने बादाम जो है, ये जैतून ऑयल है, अगर इसमें इंजीर डिप करके इस्तेमाल कर ली जाए तो बड़ा कमाल का नुस्खा है। ये रोगने बादाम है। रोगने बादाम 1 चम्मच रोज़ाना गर्म दूध या गर्म पानी में पियेंगे तो इससे आपके पट्ठों में ताकत आएगी, जिसमें और ड्राइनेस भी नहीं होगी, खुश्की भी नहीं होगी। जो लोग ये शिकायत करते हैं जी कब्ज़ हो जाती है, गैस हो जाती है, उनको ये कब्ज़ और गैस भी नहीं होगी। कितने तो में इसलिए ना ये बिल्कुल 1 चम्मच गरम फील करेगा इंसान, हाँ जी, सर्दी कम लगेगी ना, बिल्कुल। और पट्ठों में ताकत बहुत आती है ना, ये ऐसी चीज़ है। 1 चम्मच, हाँ बस 1 चम्मच का
पट्ठों में ताकत बढ़ जाती है। उसके बाद बड़ा आसान सा सादा सा ये एक नहीं, ये नहीं डालना फिर इसमें? ये जैतून अगर आप उसके साथ रोगनी बादाम के साथ जैतून भी डाल लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मिक्स दोनों के तेल का लें। और ये रोज पी सकते हैं? जी जी बिल्कुल, सर्दियों में। लेकिन आप ऐसे तजर्बे ना किया करें। ये मैडम साहिबा हर तरह के तजर्बात कर लेती हैं और ये माशाल्लाह इनका स्टमक इतना, इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है कि कोई भी चीज़ खाएं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो इनके लिए फिट ही साबित होती है। ठीक है, लेकिन आपने जब करना तो आप लाजमी पहले चेक करें, समझें, फिर उसके बाद, क्योंकि ये ना एक पीने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को ये अवेयरनेस भी दी जाए कि इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसलिए अक्सर पी के चीज़ दिखाई जाती है कि आपको पता चल जाए कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। और मैडम पहले हर चीज़ चेक करती हैं, साफ़ सुथरी हो, बिल्कुल एक्यूरेट हो, समझ जाती हो, फिर ये टेस्ट करती हैं। उसके बाद अक्सर लोग ये दर्दों की शिकायत करती हैं, पसलियों में दर्द हो गई, ठीक है, पित्ते में दर्द हो गई, या जोड़ों में दर्द हो गई, कंधे में दर्द होगी, तो एक सादा सा नुस्खा है, ये तो मैडम घर में मिल जाता है, देसी लहसुन। हाँ, ठीक है, हाँ। ये लहसुन देसी लेना है और इसको आपने 1 पीस इतना या 2 पीस सरसों का तेल ले लें, आधा पाव या 1 पाव उसमें जला लें। अब जलाने के बाद आपका तेल तैयार हो गया, कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। अब ये तेल अगर आपके पित्ते में दर्द हो रही है तो इस जगह पे आपने आहिस्ते से मसाज करना है, ऊपर आपने फिर कोई गर्म कपड़ा या कोई चीज़ रख लेनी थोड़ी देर के लिए, तो पित्ते की दर्द गायब। अगर आपके जॉइंट के ऊपर पेन हो रही है, आप जॉइंट के ऊपर इसको मसाज करें, आहिस्ता आहिस्ता मसाज करके ऊपर कपड़ा कोई पट्टी आप कर लें तो फौरी तौर पे अफाका हो जाता है। इसी तरह पूरे जिस्म में अगर पसलियों के ऊपर आपके दर्द है, पसलियाँ बहुत ज़्यादा दर्द कर रही हैं, तो इसके तेल की इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मालिश करें। उसके बाद कोई गर्म कपड़े पहन लें, कोई स्वेटर, कोई जर्सी वगैरह पहन लें, थोड़ी देर में इंशाल्लाह सुकून हो जाएगा। ठंड तो नहीं लग जाएगी? नहीं, ठंड नहीं लगे, ठंड का तो इलाज है। उसके बाद आम रूटीन में हम अक्सर गलती कर जाती हैं इन दिनों में, अक्सर बलगम, रेशा, खांसी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें ये चने आम जो घरों में पकाए जाते हैं, काले चने देसी लें, देसी काले चने पका के शोरबा भी पिएं, चने भी खाएं, ये बकरे से ज़्यादा ताकत रखती हैं। और मैं कहता हूँ कि इन दिनों में अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है ना बकरा ख़रीदने की, तो आप ये ख़रीद के तो ये इस्तेमाल करें, कमाल का रिज़ल्ट है। भुने चने आम रूटीन में खाने के लिए, पट्ठों में ताकत के लिए, जो लोग कहते हैं हमारे अंदर कमज़ोरी बहुत है, नकाहत बहुत है, बलगमी मिजाज है, रोज़ाना इतने चने शाम को खा लिया करें और उसके बाद ऊपर से दूध पी लिया करें। वो कहते हैं ना घोड़े जैसी ताकत, यानी कि घोड़ा क्या दौड़ता है जिसमें ताकत, पट्ठों में आप वो चने खाता है। हाँ जी, चने, तो ये चने लेकिन दूध के साथ क्यों का, दूध के साथ ये ड्राइनेस ज़्यादा नहीं पैदा करेंगे, दूध से डाइजेस्ट हो जाते हैं, कैल्शियम की इंटेक को ज़्यादा इंटेक हो जाती है। और ये काले चने जो मैंने कहा कि जो लोग बकरा नहीं खरीद सकते वो काले चने बना के खाएं, ये कमाल का रिजल्ट है। एक नहीं, बहुत सारी चीज़ों पे इसका बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है। क्या बात है। अच्छा, एक जाते जाते आजकल के मौसम में अगर कोई चाहता ना कि मैं थका हुआ हूँ, घर आया हूँ, अक्सर औरतें बेचारी काम कर करके थक जाती हैं, मर्द बेचारे आते हैं पूरा दिन थके हुए, अब दोनों ही थके हुए हैं तो टेंशन में बैठे हैं, तो अक्सर औकात मैं कहता हूँ तो आप गर्मियों में जब कभी आपने, खसूसन हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, आप नहाने लगे हैं, जिस्म में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, आप क्या करें, गर्म पानी करें टब का, गर्म पानी में 1 से 2 चम्मच नमक के डालें। ये आम नमक जो हमारे पाकिस्तान में सस्ता मिलता है, नीम के पत्ते ले लें, ये नीम के पत्ते और ये नमक, ये 2 चीज़ें उसमें उबाल लें और इनके गर्म पानी में ना ये इसको उबाल के ये पानी डाल लें, ये वैसे उसमें मिक्स कर दें। इसके पानी से अगर नहाया जाए तो स्टिफनेस, ड्राइनेस, खुश्की ख़त्म हो जाती है, पट्टे बड़े रिलैक्स हो जाती हैं। अक्सर आप जाएं तो जरा पता क्या कहते हैं, जहाँ पे भी चोट लगी है ना, आप नीम के पत्ते लें और नमक लें, इसकी टकोर करें। टकोर का मकसद क्या है, मकसद यही है कि आपके पट्टे जो है नरम हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं और वो ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर ये अमल करके ऊपर आप ऑयल का इस्तेमाल करें तो कमाल का रिजल्ट। थैंक यू सो मच फरहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ फरहान साहब थे, आज जो नुस्खे आपको बताएं इसकी रील्स मौजूद होंगी, उसमें देख लीजिए। आप अगले हफ्ते हमारे लिए लहसुन ला रहे हैं, उसमें गोश्त डाल के। अल्लाह हाफ़िज़, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी जो हमारा दूसरा सेगमेंट है, ये एक ज़बरदस्त सेगमेंट है जो कि पिछले हफ्ते मैंने ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया था और डिज़ाइन भी आपके सामने बात करते करते हो गया था। मेरी बड़ी प्यारी, बड़ी अच्छी दोस्त, बड़ी नॉलेज इनके पास है और बहुत अच्छा अपने क्लाइंट्स को डील करती हैं। सहर चावला की मैं बात कर रही हूँ और हम बात कर रहे थे किसी और टॉपिक पे, मगर साथ साथ बात करते करते ये जो मैग्नीशियम है इसके ऊपर बात चल पड़ी
और उसी वक्त हमने लाइव ही आपके सामने डिसाइड कर लिया था कि मैग्नीशियम के ऊपर हम पूरा एक टॉपिक डिज़ाइन करेंगे, जिससे हम ये जान सकें कि जो मैग्नीशियम है इसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, जबकि आपको पता है आपके असाब के लिए, हड्डियों के लिए, दिमाग के लिए ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और इसमें रिलैक्स बड़ा आप फील करते हैं अगर आपके अंदर मैग्नीशियम की कमी नहीं होती है। तो हमारे अंदर जब मैग्नीशियम की कमी हो जाती है ना, तो हम क्या करते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि ये मैग्नीशियम की कमी है, हम उसकी जगह कैल्शियम लेना शुरू कर देते हैं, हम उसकी जगह डी लेना शुरू कर देते हैं, और दूसरी चीज़ें विटामिन B12 ये वो, हम इन चीज़ों की तरफ भागना शुरू करते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि शायद हमारे अंदर इस चीज़ की कमी हो रही है, मगर जो असल कमी हो रही होती है वो आपके अंदर मैग्नीशियम की हो रही होती है। आपको पता है मैग्नीशियम आप ग़िज़ाओं से भी हासिल कर सकते हैं, आप दवाओं से भी हासिल कर सकते हैं, मल्टी विटामिन से भी हासिल कर सकते हैं, और किस किस तरीके से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आज डिटेल में बात करेंगे, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। सहर चावला मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यू लुकिंग वंडरफुल। आप यू आर वंडरफुल, हमेशा अच्छी बात करती हैं। अच्छा, थोड़ी सी ड्रेसिंग स्टाइल आपका इतना मुझे यूनिक सा लगा, ऐसा लग रहा है जैसे पड़ोसी मुल्क से जो है ना, आज मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई हैं। मैंने भी जहाँ से आपने कपड़े लिए वहाँ से मैंने भी 2 साड़ियाँ ली हैं, एंड आई एम लविंग द वे यू कैरिंग इट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वाह सहर, तो आंखें अच्छी आपको कुछ देखने को मिले तो उसके बाद सवाल भी अच्छे निकलते हैं। तो मैं सबसे पहले मैग्नीशियम की बात करूंगी। जी बिल्कुल, मैंने डिसाइड कर लिया था मैग्नीशियम पे बात करेंगे, तो ओवर टू यू। वंडरफुल टॉपिक, और हम ताकि मिसकॉन्सेप्शंस भी दूर कर सकें इससे रिलेटेड। मैग्नीशियम बेसिकली एक को-फैक्टर है। मैं चाहती हूँ मैं नाज़रीन को बताऊँ को-फैक्टर क्या होता है। जिस समय केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन को की जो बैसाखी होती है उसको एंजाइम कहा जाता है। अच्छा। उस बैसाखी की जो बैसाखी होती है, एंजाइम की जो उसको को-फैक्टर कहा जाता है। मैग्नीशियम जिस्म में 350 एंजाइम्स का को-फैक्टर है। अब मैंने लोगों को समझा दिया, इसके बगैर जिस्म में 350 रिएक्शन नहीं हो सकता। अच्छा। जिसमें मेजॉरिटी रिएक्शंस आपके पास वो हैं जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल का पावर हाउस होता है। जिस्म के हर सेल के अंदर जो मशीनरी है जो आपकी एनर्जी जनरेट करती है, वो एनर्जी का जो सिक्का होता है, करेंसी, उसको ATP कहा जाता है। ATP मैग्नीशियम के बगैर जनरेट नहीं हो सकता। अच्छा। मैग्नीशियम की कमी, सबसे पहले मैं बता दूं आप टेस्ट क्यों नहीं कर सकते। कभी भी अपना सीरम मैग्नीशियम लेवल यानी ब्लड में अपना मैग्नीशियम लेवल चेक करा के अगर नॉर्मल आए, कॉन्फिडेंट ना हो कि मुझे मैग्नीशियम की कमी नहीं है, क्योंकि आपका टेस्ट अवेलेबल है, टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। आपके जिस्म में जो 100% मैग्नीशियम है ना, मैं चाहती हूँ मैं पहले मिसकॉन्सेप्शंस क्लियर करूँ। बाकी तो लोगों को सिम्टम्स आप पता ही हैं। ठीक है। आपके जिस्म में अगर 100% फिजा मैग्नीशियम है, 1% आपके सेल के बाहर है, ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ब्लड में, सीरम में। 99% सेल के अंदर है। आप जो लैब से टेस्ट कराते हैं वो सेल के बाहर वाला टेस्ट करता है, सिर्फ 1% वाला। 99% वाला टेस्ट नहीं करता। बाहर के मुल्कों में सेल के अंदर का मैग्नीशियम चेक होता है। पाकिस्तान में मैं अपने क्लाइंट्स को क्या हैक बताती हूँ। एक तो अगर आप काबिल डॉक्टर के पास गए 15 मिनट्स वो आपको बता देगा आपको किस मिनरल या विटामिन की कमी है। बिफोर डॉक्टर की काबिलियत यही है कि उसको टेस्ट नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा जो आपके पास रीज़न है वो ये है कि एक बायोकेमिकल मार्कर होता है। ये मैंने अपने मास्टर्स और PhD की रिसर्च में भी चेक किया था। ये मुंह के कैंसर, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा पे मेरी रिसर्च थी। सी रिएक्टिव प्रोटीन वैसे तो फिजा इतना सेंसिटिव मार्कर है इन्फ्लेमेशन का, आप भी 6 महीने बाद करा लिया करें, वैसे सबको कराना चाहिए। कि अगर मैंने जरा सी टेंशन भी ली है ना, मेरे घर में लड़ाई भी हुई है या किसी ने सिगरेट भी पिया, उसका भी CRP रेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका CRP और एक और टेस्ट होता है हाईली रिएक्टिव CRP कंसिस्टेंटली रेज्ड है, तो वो होता है जिस्म में मैग्नीशियम की कमी से जो सोजिश होती है उसकी वजह से। यहाँ से आप पकड़ सकते हैं कि कहीं आपको मैग्नीशियम की कमी तो नहीं है। एक तो मैंने मिसकॉन्सेप्शन क्लियर कर दी, मैग्नीशियम की कमी सबसे ज़्यादा जिस इलेक्ट्रोलाइट की कमी से मिलती है वो आपके पास पोटेशियम है। दोनों में ब्रेथलेसनेस होती है, दोनों में फटीग होती है। अब क्या होता है कि आपके जो सेल का पंप है ना, आपकी जो सेल की दीवार है उस पर एक पंप लगा होता है। हम जब मैं CMH मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थी, ये चैप्टर हमेशा मेरे पास होता था, हम पढ़ाते होते थे सोडियम पोटेशियम ATPase। अच्छा, इसका काम क्या है कि 3 सोडियम के मॉलिक्यूल बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल अंदर जाते हैं। ATPase पंप ऐसे एनर्जी पंप करता है, एनर्जी करेंसी रिलीज करता है। यहाँ से जनरेट होती है बिजली। ये बिजली जाती है मसल को, ये बिजली जाती है नर्व को, और ये बिजली जाती है हार्ट मसल को भी। इस ATPase को ऐसे करने के लिए मैग्नीशियम चाहिए होता है। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा, सोडियम के 3 मॉलिक्यूल बाहर, पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल आयन ठीक तरह अंदर नहीं जाएंगे, बिजली जनरेट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे हार्ट मसल स्मूथ मसल होता है, पेरिफेरस के मसल को स्केलेटल मसल कहा जाता है, मेरे हार्ट को बिजली नहीं मिलेगी तो क्या होगा? एरिथमिया, मेरी हार्ट बीट खराब होगी। अब अगर मैग्नीशियम की कमी होगी तो ये पंप नहीं चलेगा, तो भी हार्ट बीट खराब होगी। अच्छा, मैग्नीशियम की कमी नहीं भी है, पोटेशियम ठीक तरह अंदर नहीं गया, तो भी हार्ट बीट खराब होगी। इसलिए आप नहीं
नहीं बता सकते कि पोटेशियम की कमी है या मैग्नीशियम की कमी है। एक क्लासिकल साइन और बता दूं पोटेशियम की कमी का, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, जो आपको ब्रेथलेसनेस होती है, जिसको, वो पोटेशियम की कमी होती है ज़्यादातर आपके पास। अच्छा, सांस फूलना, वो जो सांस फूलता है सीढ़ियाँ चलते हुए, वो होती है पोटेशियम की कमी। मैग्नीशियम की आप कैसे पहचानेंगे? अच्छा, अगर आप रात को सोए हैं ना और आपको एकदम जोर की वो खली पड़ी है, पंजाबी में हमारे खली कहते हैं ना, कि आपने उठ के ऐसे टांग पकड़ी और लग रहा है कि पूरा वजूद ही निकल गया पिन्नियों से, काफ मसल से, शिन से, तो वो होती है कैल्शियम की कमी। अच्छा, एक क्रैम्प्स भी पड़ते हैं जब जैसे आप जिम जाते हैं या ज़्यादा वॉक करते हैं, आपको यहाँ क्रैम्प्स पड़ते हैं, ये भी वो भी उसमें वो मैग्नीशियम की कमी है। और वो ये है कि आपकी जो पोस्ट वर्कआउट रिकवरी डाइट है ना या शेक है, वो आप ठीक नहीं ले रहे हैं। अच्छा। अगर ये वर्कआउट से एसोसिएटेड है, अच्छा, तब वो क्रैम्प होता है। सीढ़ियाँ चलते सांस फूलना पोटेशियम है, मैं सबको बता दूं। अगर रात को सोए एकदम जोर की कुड़ल पड़ी है बहुत यहाँ पे पिन्नी पे, अच्छा। वो कैल्शियम की कमी है आपके पास। और सुबह के टाइम, क्योंकि नेचुरली आपका बायोलॉजिकल क्लॉक फॉलो करते हैं, अल्लाह ताला मैग्नीशियम का लेवल नीचे करते हैं। मैग्नीशियम रिलैक्सिंग मिनरल है ना, अल्लाह ने रात को उसका लेवल ऊपर करना होता है। सुबह के टाइम उठते ही अगर माइग्रेन और हेडेक और बॉडी में पेन होती है, वो मैग्नीशियम की कमी है। पूरा दिन जो खलियां और पेन परसिस्ट करती है, वो मैग्नीशियम की कमी होती है, वो कैल्शियम की नहीं होती। अच्छा। लेकिन मैग्नीशियम और कैल्शियम, मैं सबको ये भी एजुकेट कर दूं, जिस्म में एक बड़े खूबसूरत बैलेंस में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। मैग्नीशियम नहीं होगा, विटामिन डी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। जिस्म के विटामिन डी पे प्लीज कभी सेगमेंट रखेंगे। जिस्म के 2500 जीन विटामिन डी पे डिपेंड करते हैं। 2500 इज द शरा। विटामिन K2 एब्जॉर्ब नहीं होगा, मैग्नीशियम नहीं होगा। तो इसीलिए जब हम ऑस्टियोपीनिया का इलाज करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज करते हैं, आर्थराइटिस का इलाज करते हैं, तो मैग्नीशियम रिकमेंड करते हैं। क्योंकि अगर मैग्नीशियम नहीं होगा, विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा, हड्डियां मजबूत नहीं होंगी, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, विटामिन K2 एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसलिए जब हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी ब्लड वेसल्स की कैल्सिफिकेशन हुई होती है, यानी खून की शरियानों में कैल्शियम आपके पास डिपॉजिट हुआ होता है, उनको हम मैग्नीशियम प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, मैंने यही हम लोगों ने तो क्योंकि ये सुना था कि अगर सी नहीं होगा तो डी एब्जॉर्ब नहीं होगा, बट आज आपने ये भी कह दिया कि मैग्नीशियम नहीं होगा तो फिर डी एब्जॉर्ब नहीं होगा। विटामिन डी एब्जॉर्ब, देयर आर सो मेनी रीजंस। अगर आप मोटे होंगे, विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा, इस पे हम बात करेंगे। मोटे लोगों में विटामिन डी के रिसेप्टर्स डाउन रेगुलेटेड होते हैं। आपको अस्थमा होगा, विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा। आपको ऑटोइम्यून डिजीज होगा, विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा। कोई भी ऐसी कंडीशन जो आपके पास रिसेप्टर्स को डाउन रेगुलेट कर दे, तो आपके पास एब्जॉर्ब नहीं होगा। आपके स्ट्रेस लेवल्स का बहुत अच्छा, डायबिटीज की जब हम मैनेजमेंट करते हैं, जब भी मैं फिजा, जो मेरे डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, उनको सिंथेटिक सप्लीमेंट प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो मैग्नीशियम उसमें जरूर शामिल होता है। क्योंकि आपने डायबिटीज का जब इलाज करना है तो आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करना है। मैग्नीशियम के बगैर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स नहीं कर सकते। आप अगर कहेंगे तो अब हम इस पर भी बात करेंगे, मैग्नीशियम की कौन सी फॉर्म लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। अच्छा, मगर इससे पहले हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ जो हमारे फल और सब्जियां हैं, उनमें कहाँ पे हमें किस चीज़ में मैग्नीशियम हासिल हो सकता है, उसके बारे में पहले थोड़ा सा पूछ लेंगे और फिर आगे चलेंगे। वेलकम बैक। सेहर चावला हमारे साथ मौजूद है। हम मैग्नीशियम में जो चीज़ें हमारे बॉडी को बहुत ज़रूरी हैं, उसमें हम सब्जियों से और फलों से कैसे हासिल कर सकते हैं, सेहर से पूछते हैं। जी फिज़ा, ऑल द ग्रीन वेजिटेबल्स हैव मैग्नीशियम। और मज़े की बोनस बात यह है कि ऑल द ग्रीन वेजिटेबल्स हैव पोटेशियम ऑल्सो। तो अगर आपको कंफ्यूज भी है ना, आप मैग्नीशियम की कमी है, पोटेशियम की कमी है, और आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, तो यू विल इन एनी केस गेट बोथ। लेकिन आपको अपनी मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट डेली पूरी करने के लिए जितनी सब्जी लेने की ज़रूरत है, दैट इज़ 3 कप ऑफ लीफी वेजिटेबल्स, विच इज़ अदरवाइज जस्ट नॉट पॉसिबल। अच्छा, तो एक अच्छा ऑर्गेनिक हैक आपके पास क्या हो सकता है कि आप ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर्स ले लें, आंवला पाउडर ले सकते हैं, ऑर्गेनिक मोरिंगा पाउडर ले सकते हैं, आप करेला पाउडर ले सकते हैं, और किसी हरी सब्जी का पाउडर ले सकते हैं, व्हीट ग्रास जूस पाउडर ले सकते हैं। इन सारे पाउडर्स में मैग्नीशियम और पोटेशियम कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अच्छा। तो फिर आपको 3-3 बोल सब्जियों के लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अदरवाइज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप इतना खाएं। अच्छा, ये तो हो गई मेंटेनेंस डोज कि आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट मैग्नीशियम की कितनी है। लेकिन एक चीज़ होती है थेरेपेटिक डोज, यानी अगर किसी के इलाज के लिए मुझे मैग्नीशियम देना है, किसी एक तो है ना कि मुझे अपनी बॉडी के फंक्शंस के लिए वैसे ही मैग्नीशियम चाहिए, क्या कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो उसको भी तो मैग्नीशियम देना है। तो उसको फिर आप ऐसे लोगों में सप्लीमेंट्स हो जाते हैं ज़रूरी, सिंथेटिक सप्लीमेंट्स हो जाते हैं ज़रूरी। और फिर लोगों को पता होना चाहिए कि आपको सप्लीमेंट कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, विद अ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, कि अगर कोई चीज़ सस्ती है ना, तो
कोई वजह है कि वो सस्ती है। अगर मार्केट में कोई अप्रूव प्रोडक्ट महंगा पड़ा हुआ है, कोई वजह है कि वो महंगा पड़ा हुआ है, कोई मोस्ट ऑफ द केसेस उसमें कोई नायाब चीज़ इस्तेमाल हुई होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कभी भी इस्तेमाल मत करें। ये सप्लीमेंट इतना सस्ता होने की वजह आपके पास ये है कि इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है, मैं उसका मतलब बताती हूँ बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है मैग्नीशियम की, वो सिर्फ 1% है। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब मैं कोई सप्लीमेंट लूँगी तो उसमें से कितने परसेंटेज वो मिनरल या विटामिन मेरे खून में, मेरी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड की बायोअवेलेबिलिटी सिर्फ 1% है, ठीक है, इट इज जस्ट 1%। यानी अगर आपने 400 मिलीग्राम एक नॉर्मल डोज आपने पूरी करनी है तो आपको तकरीबन 20 टैबलेट्स लेने की जरूरत है। क्या आप 20 टैबलेट्स ले सकते हैं? तो कॉस्ट तो ये वहीं पे पहुंच गई। अदरवाइज तो एक गोली लेके आप अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि एक मैंने वही लेनी थी, एक मैंने यही लेनी थी। मुश्किल नहीं है इस तरह? बिल्कुल ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड लेना है फिजा, मैं बताती हूँ कौन सी टाइप लेनी है। ना मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड लेना है आपने, ना मैग्नीशियम कार्बोनेट लेना है आपने, ना मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। इनकी बायोअवेलेबिलिटीज बहुत ज्यादा कम है। कुछ और फॉर्म्स होती हैं मार्केट में, मैग्नीशियम ऑरोटेट, मैग्नीशियम टॉरेट, जिनकी कंपैरेटिवली बायोअवेलेबिलिटीज 15% है, 25% है, और उनके ब्लड प्रेशर पर, हार्ट पर, एनर्जी पर अच्छे इफेक्ट्स भी हैं। बट द मोस्ट रिकमेंडेड फॉर्म्स, अगर किसी को ब्रेन फॉग है, ठीक है, लेकिन बॉडी की एनर्जी का इशू नहीं है, एंग्जाइटी का इशू नहीं है, स्लीप का इशू नहीं है, क्रैम्प्स का इशू नहीं है, मैग्नीशियम थ्रियोनेट बहुत ही कम मैं किसी केस में रिकमेंड करती हूँ। क्योंकि जब मैं देख लूँ कि यार यहाँ पे तो, और क्योंकि ये जो नॉर्मली ब्रेन फॉग और ब्रेन फोकस है ना, ये प्रॉब्लम कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमेशा को एग्जिस्ट करता है जिस्म के प्रॉब्लम्स के साथ। तो मैग्नीशियम थ्रियोनेट इट इज़ अ गुड ऑप्शन। 500 मिलीग्राम आप ले सकते हैं और इसको हमेशा बिफोर बेड लेते हैं। मैग्नीशियम को स्ट्रेस रिलीविंग मिनरल कहा जाता है और उसकी जो फॉर्म बेस्ट है, जिसकी 80% बायोअवेलेबिलिटी है, वो मैं एंड में बताऊंगी। एक कॉम्बिनेशन जो मैं बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करती हूँ उन लोगों में जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है, वो है मैग्नीशियम सिट्रेट, लैक्टेट और एस्कॉर्बेट का मिक्सचर। अगर ये आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है उसको भी रिलीफ करता है, आपकी मसल क्रैम्पिंग को भी रिलीफ करता है, इसका रिलैक्सिंग इफेक्ट भी है और ये बॉडी में एनर्जी भी देता है, लेकिन बायोअवेलेबिलिटी इसकी भी 50 to 60% ही है। इसकी इनिशियल थेराप्यूटिक डोज आपके पास 200 से 250 मिलीग्राम होती है, 400 मिलीग्राम उसके बाद, और मैक्सिमम अप टिल 1000 मिलीग्राम आप दे सकते हैं। उसको हम डिवाइड कर देते हैं, 500 मॉर्निंग, 500 इन द नाइट। अच्छा, नेक्स्ट थिंग आपके पास जो ये मैं थोड़े से नोट्स भी बना के लाई हूँ, क्योंकि मुझे लोग इतना भरोसा करते हैं कि वो भरोसा, मैं कहती हूँ, टूटना नहीं चाहिए। आपको एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। सो गुड। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट और बिसग्लाइसिनेट, सबसे पहले मैं बता दूं, अक्सर लोग पूछते हैं दोनों एक ही चीज़ हैं। गिसग्लाइसिनेट और बिसग्लाइसिनेट एक ही चीज़ है। अब मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो कि बेहतरीन फॉर्म है, जो कि 300 एंजाइम्स को अफेक्ट करती है और जिसकी बायोअवेलेबिलिटी यानी जिस्म में एब्जॉर्ब होने की शरह अराउंड 80% है, ये मिलके बनती है मैग्नीशियम से और ग्लाइसिन से। ग्लाइसिन जनाब आपका एक अमाइनो एसिड है जो कि प्रोटीन का जुज़्व है, प्रोटीन को बनाता है। ये आपकी कॉग्निशन इंक्रीज करता है, यानी हाफजा, ब्रेन फोकस इंक्रीज करता है, सुकून और काम इंक्रीज करता है, स्लीप जिसकी वजह से नींद अच्छी हो जाती है, स्लीप बेटर करता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सोजिश को कम करता है, और सबसे खूबसूरत बात, ये बाइल प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। शायद आपके शो में हमने बैठ के एक बात की थी कि बाइल की कमी हो तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, लिवर से जो डाइजेस्टिव जूस निकलता है, जिन लोगों ने वो शो नहीं देखा, ज्यादा हो तो डायरिया हो जाता है। अगर आपको बाइल की कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन है, मैग्नीशियम ग्लाइसिन विल हेल्प यू। मसल और एनर्जी इंक्रीज करता है, और बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है? ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट डायरेक्ट बॉडी के अंदर ग्लूटाथायोन की प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज करता है। अच्छा। और इसके अलावा इसके फ़ायदे क्या हैं आपके पास? जिन लोगों को किडनी स्टोन्स का ख़तरा है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट और मैग्नीशियम सिट्रेट मैं उनको बहुत रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ग्लाइसिनेट और सिट्रेट जो हैं, ज़्यादातर जो कॉमन स्टोन्स होते हैं ना फिजा, वो आपके पास कार्बोनेट और ऑक्सिलेट स्टोन्स होते हैं। ये इन दोनों केमिकल्स के साथ सिट्रेट और ग्लाइसिन कंबाइन कर देता है, ये उनको स्टोन्स नहीं बनाने देता। हड्डियों को आपके पास मजबूत करता है, क्योंकि विटामिन K2 को जज्ब होने की स्पीड इंक्रीज करता है। विटामिन K2 वो कैरी डब्बा है जो कि जिस्म में आंतों से और किडनी से, रीनल ट्यूब्यूल से जो कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है उसको लेके जाता है कि तुमने यहाँ डिपॉजिट होना है और तुमने यहाँ डिपॉजिट होना है। उसके अलावा ये आपके पास ब्लड में करता है वेजोडाइलेटेशन। वेजो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं ब्लड वेसल्स के सुकड़ने को, खून की शरियानों की, डायलिटेशन कहते हैं उनके रिलैक्स होने को।
रिलैक्स होने का फिनोमेना, ब्लड प्रेशर, आपकी ब्लड फ्लो को ईज करने का फिनोमेना ग्लाइसिनेट आपके पास बेटर करता है। डायबिटिक्स को जो काइंड ऑफ मैग्नीशियम रिकमेंड किया जाता है वो भी ग्लाइसिनेट रिकमेंड किया जाता है। अगेन इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज करता है आपके पास, आपके फैट सेल्स के ऊपर जो इंसुलिन के ताले लगे हैं उनको इस काबिल बनाता है कि जब इंसुलिन ग्लूकोज लेके आए वो चाबी बन के उसको खोले, ग्लूकोज सेल के अंदर जाए, ब्लड में रेज ना होता रहे, आपको हाइपरग्लाइसीमिया ना हो। अच्छा। आपके ब्लड शुगर लेवल्स को नेचुरली कंट्रोल करता है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आपके स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल पर लगाम डालता है, बिकॉज मैग्नीशियम और कॉर्टिसोल एग्जिस्ट करते हैं सर्केडियन रिदम में, अल्लाह ताला के बनाए क्लॉक में, बायोलॉजिकल रिदम में। मैग्नीशियम ने रात को ऊपर जाना होता है, कॉर्टिसोल ने नीचे जाना होता है। अगर इन दोनों का बैलेंस डिस्टर्ब हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली खराब होगा। आप जब मैग्नीशियम देते हैं कॉर्टिसोल अपने बैलेंस की तरफ आता है। अच्छी बात यह है कि हर एक को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का लेग्जेटिव इफेक्ट नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही, वो तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, आप बहुत ही ज़्यादा नहीं लेते हैं तो ये आपको डायरिया वगैरह बिल्कुल नहीं करेगा। और बेस्ट बात ये भी है कि इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन योर स्टमक पीएच। बाकी जो फॉर्म्स हैं वो आपकी स्टमक पीएच पे डिपेंड करती हैं, ये डिपेंड नहीं करता। इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी रहती है, ये आपकी बॉडी में हर प्रोटीन की सिंथेसिस को रेगुलेट करता है, यहाँ तक कि आपके डीएनए के डैमेज तक को भी रिपेयर करता है। क्या बात है। और मैं आपको ये बताऊं, इतनी नॉलेजेबल, इतनी काम की बात है यहाँ पर सहर आपको समझा रही है। सीरियसली मैं तो कहूँगी जो रील्स है ना वो अपने पास सेव कर लीजिएगा, उसको 2-3 मरतबा देखिएगा, उसके बाद आपको समझ आएगी, क्योंकि मैट्रिक फेल तो नहीं समझ पाएगा ब्रेक के बाद। ओके जी, हमारे साथ सहर चावला है। हम ये पूछेंगे कि जो आज मैग्नीशियम के ऊपर हम बात करें, इसमें वेगन डाइट है, वेजिटेरियन डाइट है, कीटो डाइट है, तो ये जो इतनी सारी डाइट्स आ गई हैं, अगर हम ये वाली डाइटिंग पे लगते हैं तो क्या ये डाइट हमें मैग्नीशियम प्रोवाइड करेगी? कीटो डाइट तो मुश्किल ही आपको मैग्नीशियम प्रोवाइड करें अनलेस एंड अनटिल आप 3 कप्स ऑफ वेजिटेबल नहीं खा रहे हैं पर डे, पाउडर फॉर्म, इन अ पाउडर्ड फॉर्म। अगर आप पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं तो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। हाई कार्ब डाइट तो इनफैक्ट आपकी बॉडी से जो मैग्नीशियम है उसको डिप्लीट कर देती है। 3 कप्स ऑफ वेजिटेबल्स खाना मैं इसलिए इतना प्रैक्टिकल नहीं समझती हूँ कि आपने खाली वो तो नहीं खाना पूरे दिन में, ऑफ कोर्स आपको और चीज़ों की भी भूख लगेगी। और सेकेंडली मोस्टली लोगों का गट इतना ज़्यादा फाइबर टॉलरेट कर नहीं सकता, क्योंकि आपके पास होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। आई हाईली रिकमेंड वो लोग जिनको कोई थेराप्यूटिक ज़रूरत नहीं है मैग्नीशियम की, वो ग्रीन पाउडर्स लें और वेजिटेबल का एक आध पोर्शन जो आपने लेना होता है लें। और जिनको चाहे मोरिंगा हो, माचा इज अमेजिंग। ओके, माचा मैग्नीशियम में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इस पर बात भी कर लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि माचा लीव्स का जब एक्सट्रैक्ट निकालना होता है ना, उससे 28 दिन पहले उनको शेड दिया जाता है। अच्छा, जब उनको शेड दिया जाता है तो पौधा इस चीज़ को स्ट्रेस समझता है। जैसे वो एक इंसान जो अपनी सारी लाइफ स्ट्रेस सिचुएशंस को लेके एक्सपोज्ड हो ना, और अगर वो उसको बर्दाश्त कर जाए तो उसकी परफॉर्मेंस हमेशा एक ऐसे इंसान से जिसकी लैब में अपॉर्चुनिटीज रही हैं बेटर होती है। उसी तरह आप समझ लें कि माचा लीफ जो है उसका भी आपके पास यही है। उस लीफ में इतना स्ट्रेस होता है कि उसका मैग्नीशियम और पोटेशियम कंटेंट बहुत ऊपर होता है। ओह वाह। अच्छा, माचा के ऊपर हम और भी बहुत सी अच्छी बातें कर सकते थे, मगर हमें ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई तो टाइम जो है अब हमारा ब्रेकिंग न्यूज़ पे चल जाएगा। बट थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा मैग्नीशियम रहा है, अभी भी मैग्नीशियम रहता है, मैग्नीशियम पे इतना कुछ था। ब्रेकिंग न्यूज़। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए एक प्राउड मोमेंट है। आज हम एक ऐसे हीरो से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान का नाम जो है वो बुलंद किया है। आज हमारे पास मोहम्मद नबील मौजूद हैं, और जिन्होंने 7th हीरो इंटरनेशनल जो है ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में 2 गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं और 1 सिल्वर मेडल भी जीता है। आज उनसे मुलाकात करवाते हैं हम आपकी, किस तरीके से उन्होंने ये सारा कुछ अचीव किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी खुशी होती है इतनी अचीवमेंट हासिल करने के बाद? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो खुशी तो बहुत होती है कि अपनी कंट्री का जब फ्लैग इंटरनेशनल लेवल पे ऊपर जाता है। क्या स्टार्ट कैसे हुआ आपकी सारी ज़िंदगी का ये सिलसिला जो आप यहाँ तक पहुँचे? मैंने तकरीबन 6-7 साल की एज में स्टार्ट कर दिया था ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स को। उस मूवी से देख के शौक़ हुआ कि मार्शल आर्ट्स करनी चाहिए। फिर डे बाय डे कोई कंपटीशंस खेले पाकिस्तान में। फिर 2020 से मैं इंटरनेशनल कंपटीशन खेलना शुरू हुआ। फैमिली में पहले कोई नहीं था? हाँ, फैमिली में थे, कज़न्स वगैरह करते थे, लेकिन तो इंस्पिरेशन थी आपकी कज़न्स? हाँ बिल्कुल थी। पसंद करते थे?
करता था जब विंटर्स या वेकेशंस में जाता था तब उनके पास करता था। उनकी कोई सपोर्ट आपकी ज़िंदगी में रही है, कोई रास्ता बताया उन्होंने? स्टार्टिंग में थी, उसके बाद फिर अपनी मदद खुद के तहत। और ट्रेनिंग कितनी मुश्किल रही? ट्रेनिंग काफ़ी टफ रही है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिफरेंट होती है, फिर नेशनल लेवल पे डिफरेंट है। तो मैं चाहूँगी सर देखने वालों को भी थोड़ा सा आइडिया हो, जब आप ट्रेनिंग के लिए आए तो आपने कहाँ से ट्रेनिंग्स हासिल की? कज़न्स ने आपको हेल्प आउट की, कोई टीचर्स रखे, या कोई इदारा आपको ऐसा मिल गया जहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए बहुत सपोर्ट मिली? ये सारा कुछ बताएं ताकि आम इंसान को भी ज़रा सा ये रास्ता मिले, अगर कोई करना चाहता है ताइक्वांडो, आगे बढ़ना चाहता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो किस तरीके से इसको हासिल कर स्टार्टिंग में सकता तो क्लब ज्वाइन करना पड़ता है, जो भी नियरेस्ट क्लब है। अब तो काफ़ी ज़्यादा क्लब है पूरे पाकिस्तान में ही। क्लब से स्टार्ट किया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर जो उनसे वो डिपार्टमेंट में चला गया। मैं पाकिस्तान बाबडा को रिप्रेजेंट करता हूँ, अभी भी उनकी नेशनल टीम में हूँ। तो स्टार्टिंग आपको क्लब से ही स्टार्ट करना पड़ता है। अच्छा। मतलब 2 घंटे आपको डेली शाम के टाइम जो भी क्लब की टाइमिंग है उसमें आपको जाके अपना प्रैक्टिस करें, फिर 6 मंथ बाद, 1 साल बाद जो कंपटीशन आते हैं वो आप परफॉर्म करें। इस तरह हमारी तकरीबन ताइक्वांडो में मार्शल आर्ट्स में 7 बेल्ट्स होती हैं, वाइट से ब्लैक बेल्ट तक। तो वो फिर 1 साल बाद टेस्ट होता है उसका। अच्छा। हाँ जी, और अगर एथलीट अच्छा है तो फिर साल में 2 दफ़ा भी प्रमोशन टेस्ट होता है। ओके। हाँ, उस तो टेस्ट से क्या फ़ायदा होता है जब टेस्ट होता है? फ़ायदा ये होता है कि आपकी प्रमोशन हो जाती है। अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइट बेल्ट होती है, जब आप उसका लेसन करते हैं, चीज़ें सीखते हैं, फिर आप सेकंड बेल्ट पे जाते हैं, येलो बेल्ट पे। ये आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं कि हम यहाँ पे आर्काइव चला रहे हैं। अच्छा, और ये ओलंपिक्स गेम्स में या फिर एशियन गेम्स में कहीं आपका जाने का कोई इरादा है तो उसके बारे में बताइए, आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? अभी एशियन गेम्स तो मैंने खेली हैं, एशियन ओपन भी खेली है, साउथ एशियन भी, काफ़ी इस तरह की गेम्स खेली हुई हैं। और वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जाना है इंशाल्लाह, दिसंबर में पार्टिसिपेट करूँगा। और बाकी ये है कि ओलंपिक्स के लिए कोशिश तो है, ट्राई कर रहे हैं, बट देखें नेक्स्ट। अच्छा, ये 7th हीरो जो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप है, इसमें कौन कौन से ममालिक जो थे वो शामिल थे? इसमें तकरीबन 16 कंट्रीज़ थी और 5000 प्लस प्लेयर था इसके अंदर। ओके, इट वाज और ये काफ़ी टफ इवेंट था। और तो ये उनकी ट्रेनिंग और आपकी ट्रेनिंग में क्या फ़र्क था? टेक्निक्स होती हैं और ये रैंकिंग इवेंट होते हैं, तो ट्रेनिंग जाहिर सी बात है थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस है, एक तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है जब आप इंटरनेशनल कंपटीशन खेलते हैं। अब जैसे चाइना, ताइवान, ये तो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा ताइक्वांडो में बहुत आगे हैं, तो ये वाली भी थी, जापान वगैरह, कोरिया? हाँ, कोरिया भी था, चाइना के भी एथलीट थे, इंडिया था, थाईलैंड था, मलेशिया था। तो इनके साथ खेलना टफ नहीं हुआ आपके लिए? तकरीबन टोटल 3 से 4 फाइट होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब कंट्री के साथ खेलना हो। वो जब ड्राज बनते हैं तो फिर पता चलता है कि एक ड्राज के अंदर कितनी फ़ाइट होती हैं, 4 हैं या 5 है। आपकी कितनी फाइट थी? मेरी कौन-कौन 4 सी फाइट्स हुई countries के साथ थी फाइनल तक। मेरी पहली थाईलैंड के साथ थी, सेकंड मलेशिया के साथ थी, फिर कोरिया के साथ थी, जो फाइनल फिर मलेशिया के साथ थी। क्योंकि जिस कंट्री की जो कंट्री होस्ट होता है वो अपनी 2 टीम पार्टिसिपेट करता है। और किसके साथ सबसे मुश्किल लगा आपको? मलेशिया फाइनल मुश्किल था मेरा, टफ था, बहुत मुश्किल था। 1 पॉइंट से मैं जीता था। कौन खेल रहा था आपके साथ मलेशिया से? मलेशिया की टीम के मेंबर्स थे वही थे जो उनकी नेशनल टीम में थे। और कुछ अगर चीज़ें भी अगर मैं बोलूँ लाइव ज़रा हमारे शो पे आ जा पाएँ तो कुछ मार्शल कराटे, कुछ ऐसे स्टेप्स अगर आप हमें भी सिखाएं, देखें सेल्फ डिफेंस टेक्निक वगैरह इस तरह की चीज़ें। हाँ, ये श्योर, व्हाई नॉट। आइए जी, उठेंगे। ओके, दैट्स योर कैमरा, और ये भी आपका कैमरा इन फ्रंट, यू नो, एनीवेयर यू कैन यूज़ इट। और हमें बताएं, हमें सिखाएं। पूछे मुझे, मतलब अगर कोई अटैक करे या मतलब बेसिक चीज़ें सीखनी है या किस तरीके से? आपको क्या लगता है क्या सिखाना चाहिए? अगर बेसिक पंच होते हैं या किक्स होती हैं कि अगर आपने परफॉर्म करना है या किसी को हिट करना है तो आपको टारगेट्स पता होने चाहिए बॉडी के। पंच पे पहले मेरे ख्याल से, हाँ, पंच पे मतलब स्टार्ट करें कि अगर पंच है तो आपकी बॉडी के 3 बिल्कुल ऐसे लूज पॉइंट है, जिधर आप पंच करेंगे तो वो डैमेज भी हो सकता है। फर्स्ट ये है आपकी नेक, ओके, टर्न करके बताइएगा। फर्स्ट ये आपकी नेक है, सेकंड आपका स्टमक है, ठीक है, और थर्ड आपकी बैक बोन होती है। अच्छा, इधर भी मारने से आपने पंच करना है। बैक पे पंच मारने से क्या होगा? आपने अक्सर देखा होगा बचपन में कोई थप्पड़ मारे तो सांस बंद होना शुरू हो जाता था। तो अगर वो पंच लगेगा, ठीक है, बैक बोन के ऊपर, तो फिर 10 मिनट तक जो उनसा वो बंदा मतलब एक्टिव नहीं हो सकता। अच्छा, तो पंच आपने सीक्वेंस से मारना है कि जो आपके पंच के 4 फिंगर्स है ये इक्वल होने चाहिए, मतलब ऊपर नीचे नहीं है। इसको इक्वल रख के फिर आपने अटैक करना है और बिल्कुल सीधा करना है। समटाइम पंच लोग इस तरह भी बनाते हैं, आपने देखा होगा, ये गलत है, ये भी बनाते हैं, ये भी गलत है। और ये वाला जिसको हम घूसा कहते हैं, हाँ, ये सर पे, हेड पे लगता है, ये फ्रंट साइड पे, ये ऐसे मारने वाला है, फ्रंट टो पे मारना है, पीठ पे नहीं, पीठ पे नहीं मारना, ये पीठ पे ये वाली पंच, वो प्रॉपर आपने उसको स्किल्स हिट करनी है। अच्छा, बैक और ये जो अब गर्दन पे जो मारते हैं इस पे ये भी साइड है,
इसमें ये है कि 10 चांसेस नहीं होते, लेकिन ये है कि अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केस हो जाए, सम टाइम फीमेल्स के लिए ज़्यादा होता है, तो वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि फर्स्ट आपने शोल्डर पे हाथ रखना है, सेकंड आपने पंच करना है। तो टारगेट आपने अपना पहले सेट कर लेना है मारने से पहले, ऐसा नहीं है कि पास जाके, अच्छा, पीछे से आपने टारगेट सेट करना है कि आपने किधर अटैक करना है। अच्छा, पसली पे भी होता है ना ये इधर? हाँ, वही स्टमक में आ जाता है। अच्छा, ये साइड्स पे, रिब्स पे भी आप कर सकते हैं, Ribs पे हाँ, कर सकते उधर भी आप पंच कर सकते उसका हैं। एक्शन क्या होगा, ऐसे या फिर? नहीं, उसका नीचे डाउन अच्छा, साइड नीचे से ऊपर हाँ, नीचे से होगा या साइड से होगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी बॉडी अपनी नीचे करनी पड़ेगी, डाउन फ्लो, फिर आपको पंच करना है। पहले खुद झुकना है और उसके बाद पंच करना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फोर्स ज़्यादा होती है ना, अगर खड़े होकर पंच मारेंगे तो फोर्स नहीं है, अगर हल्का सा डाउन करके फिर मारेंगे तो फिर उसकी फोर्स, फिर आप उस पर अटैक कर सकते हैं। अच्छा, और अब हम किक्स की तरफ आ जाते हैं। किक्स पे क्या कर सकते हैं? हाँ, किक्स में मोस्टली अगर कोई लड़की जा रही है, उसको कोई लड़का छेड़ता है, तो वो लड़की भी वो किक्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकती है? लड़की को तो किक्स सब से दिमाग में आता है ज़्यादा थप्पड़े मारनी है, थप्पड़ मारना शुरू कर देती है लड़कियाँ, तो लड़कियों को थप्पड़ नहीं मारना है बेसिकली। हाँ, उनको इस तरह की कोई टेक्निक करनी है कि जिससे वो अपने आप को सेव कर सके। थप्पड़ भी एक अच्छा है, अच्छा, अगर अच्छे तरीके से लगा हो तो सही वाला चंडा, सही वाला, भर के, इस तरह तो कुछ भी नहीं होगा, हाथ भर के चंडा मारा हो तो फिर ठीक है, फिर तो सही है। हाँ, और अगर आराम से करेंगे फिर तो कुछ भी फिर नहीं तो होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मोस्टली ज़्यादा लड़कियों के पास बैग होता है ना, वो यूज़ करें। अच्छा, वो कैसे? उसको पूरा घुमा के मारे दिस साइड पे, ठीक है, और रोके नहीं। बैग को घुमाने से क्या होगा, उसमें प्रेशर ज़्यादा? प्रेशर आता है ना, मतलब मारे फिर रोके नहीं, उसके बाद फिर उसके ऊपर फर्दर सेकंड अटैक करें। ठीक है, अब लड़कों की लड़ाई हो रही है, ठीक है, और लड़कों को किक्स के एक्शन अगर करने पड़ जाते हैं तो वो किन पॉइंट्स पर और कैसे? सबसे पहले मेन तो ग्रोइंग होता है, आपको पता है, वेरी वीक पॉइंट है, इस पे किक लगती है तो थोड़ी पेन भी होती है और डैमेज भी हो जाता है। सेकंड फिर आपके नीज है, नीज के ऊपर अगर आप किक करें तो वो भी अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है। बाकी फेस पे वो तो ज़्यादा एथलीट्स की किक्स जाती है, नॉर्मल बंदे की तो फेस पे जा ही नहीं सकती। थोड़ी हमें किक्स एक्शंस दिखा सकते हैं? हाँ, We'd love बिल्कुल to see. Yes. बिल्कुल, ये एंगल वो होता है, आपके कैमरे पे उधर, यस, ये एंगल है, ठीक है, इसको इस तरीके से आपने किक करनी है, ये नीचे करनी है, ये जो आपकी नीज पे लगेगी। फिर सेकंड ये है कि आप इसको नी आउट भी कर सकते हैं, ग्रोइंग पे भी नी भी कर सकते हैं, और अगर फोर्सफुली अगर कोई भाग के आपकी तरफ आता है, समटाइम लड़ाई होती है तो लोग भाग के आते हैं, तो फिर आपने किक का स्टे करना है, फिर आपने किक को रोकना है, किक को रोक के वो फिर जो उसकी फोर्स होगी वो अपनी फोर्स से पीछे गिरेगा, आपकी तरफ नहीं आएगा। और वो जो फ्लाइंग किक घुमा के जो मारे होते हैं वो सब क्या होता है, वो किस लिए ज़रूरी होती है? वो भी सही है, मतलब में इतना सिखा रहे होते हैं, उसका किस तरीके से काम है, वो एक बार करके दिखा दें फिर उसके बाद हमें बताएं। उसमें ये फ्लाइंग किक होती है, ये टर्निंग किक है, ये मुंह पे है, ये फेस पे आती है। ये टर्निंग किक बेसिकली हमारी किक के पॉइंट है ना, टर्निंग किक्स के 5 पॉइंट है, स्ट्रेट किक के 2 पॉइंट है, मिडिल किक के 2 पॉइंट, किक्स के पॉइंट्स होते हैं। तो फाइट में तो बेसिकली हमने नॉर्मल जो फाइट करते हैं तब तो हमने अटैक करना ही होता है। तो चैंपियनशिप जब आप ये लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर असल में मारनी होती है या बस आप हाँ, बिल्कुल दिखावे के नहीं, लिए वहाँ पे करते नहीं सही मारनी होती है, वहाँ पे सेंसर होते हैं हमारे, हाँ, वो सेंसर होते हैं, हेडगियर होता है, उसके ऊपर सेंसर होते हैं, वो हमारे जो पावर है वो मेंटेन करते हैं। मुंह पे जो लगती है वो असल में लगती है? हाँ, लगती है, मेरी 2 दफ़ा नाक की हड्डी टूटी हुई है, हाय, वो लगती है। तो ड्यूरिंग कंपटीशन इस तरह के बड़े केसेस आते हैं। तो एक नाक की हड्डी तोड़वाने पे पैसे मिलते हैं? पैसे तो कुछ नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? तो उन्होंने क्यों देते, तो अपना शौक है ना। एक नाक आपकी इतनी सस्ती है, पे भी आप अपने खर्चे पे करके गए थे? हाँ, स्पॉन्सर होते हैं कुछ मेरे क्लाइंट्स भी हैं कि जो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं फिटनेस ट्रेनर भी हूँ। हाँ, तो इस वजह से, बाकी गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा नहीं है, वो कहते हैं कि ये प्राइवेट इवेंट हैं या मतलब हमारे पास इतना बजट नहीं है, अगर आप जाना चाहते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, आप चले जाइए। कुछ कहना चाहते हैं एंड में कि आपकी सपोर्ट के लिए, आपके इस गेम के सपोर्ट के लिए हुकूमत से कुछ बात करना चाहते हो तो प्लीज़ कह दें। हाँ, बस ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे पाकिस्तान के अंदर इतने टैलेंटेड प्लेयर हैं, जैसे कि मार्शल आर्ट्स के या और भी स्पोर्ट्स के हैं, तो आप उनको थोड़ा सा ऑब्लाइज करें ताकि इंटरनेशनल जाके वो पाकिस्तान का नाम तो रोशन करती हैं, जब तक फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगे तो वो बाहर जाके पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।